हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका द प्रयास इंडिया के बिल्कुल नए लेक्चर के साथ। मैं दिग्विजय सर आज आपको बताने जा रहा हूं वैदिक सभ्यता एवं संस्कृति के बारे में। जैसा कि हमने पिछले क्लास में भी चर्चा की थी, आज हम लोग एक बिल्कुल नए टॉपिक पर चर्चा करेंगे। तो JSSC CGL जैसा कि आप देख सकते हैं यहाँ पर पेपर 3 में हिस्ट्री का पोर्शन है वैदिक संस्कृति, इसके बारे में आज मैं आपको बताने जा रहा हूं। ध्यान से सुनिएगा, एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से कौन कौन से क्वेश्चन हैं जो आपके लिए इंपॉर्टेंट रोल प्ले करेंगे और दूसरे स्टूडेंट्स और एस्पिरेंट्स से आपको एज प्रोवाइड करेंगे आपके प्रिपरेशन के संबंध में। सबसे पहले यहाँ पे शुरुआत करते हैं वैदिक संस्कृति के बारे में। तो वैदिक संस्कृति याद रखिएगा, सिंधु घाटी सभ्यता के पतन के पश्चात भारत में इसका उद्भव हुआ था और यह अपनी पहले की सभ्यता से बिल्कुल अलग थी। इस संस्कृति के संस्थापक आर्य माने जाते हैं और आर्य शब्द जो है इसका अर्थ होता है श्रेष्ठ, उत्तम, अभिजात्य, कुलीन एवं उत्कृष्ट। साथ ही साथ बताया गया है इस संस्कृति की संपूर्ण जानकारी हमें कहां से प्राप्त होती है। तो याद रखिएगा, इस संस्कृति की संपूर्ण जानकारी जो है ये हमें वैदिक संस्कृति से, वैदिक साहित्य से प्राप्त होती है। और चूंकि वैदिक साहित्य से हमें जानकारियां प्राप्त होती है, इसी कारण इसे वैदिक संस्कृति कहा जाता है। आगे उसके बाद बढ़ते हैं आर्यों के मूल स्थान एवं प्रसार के बारे में। तो यहां मैं बताना चाहूंगा, आर्य शब्द जो है ये भाषाई समूह का व्यंजक है और आर्यों की भाषा क्या थी? संस्कृत थी। तो यहां पे याद रखिएगा, आर्यों की भाषा क्या थी? संस्कृत। और संस्कृत जो है ये भारोपीय भाषा परिवार का हिस्सा है। किस भाषा परिवार का हिस्सा है? भारोपीय भाषा परिवार का हिस्सा है। और आर्यों को एक जाति कहने वाला पहला यूरोपियन कौन था? मैक्स मुलर था। आई रिपीट अगेन, वह कौन सा यूरोपियन है जिसने आर्यों को एक जाति कहा था? तो याद रखिएगा, मैक्स मुलर नाम के एक महानुभाव थे जिन्होंने आर्यों को एक जाति कहा था। और आर्यों का मूल निवास स्थान कहाँ है, इस बात को लेकर विद्वानों में बहुत ज्यादा विवाद है। कोई भी एक मत पर स्वीकृति अपनी नहीं देते हैं और इसी कारण से आर्यों के मूल निवास में अलग अलग विद्वानों ने अपने अलग अलग मत दिए हैं। मैक्स मुलर के अनुसार बताया गया है भारत में आर्यों का आगमन 1500 ईसा पूर्व के आसपास हुआ था। भारत में आर्यों का आगमन कब हुआ था? 1500 ईसा पूर्व के आसपास। और भारत आगमन के क्रम में आर्य लोग मध्य एशिया और ईरान पहुंचे थे। कहां पहुंचे थे? मध्य एशिया और ईरान पहुंचे थे। साथ ही साथ भारत में आर्यों की प्रारंभिक जानकारी हमें ऋग्वेद से मिलती है। आई रिपीट अगेन, भारत में आर्यों के बारे में हमें जानकारी सबसे पहले कहां से मिलती है? ऋग्वेद से मिलती है। साथ ही साथ बताया जा रहा है यहां पर आर्य शब्द का जो उल्लेख है ये हमें ऋग्वेद की अनेक बातें अवेस्ता से भी हमें पता चलती है। और आर्य शब्द का बार बार उल्लेख किसमें है? तो हिंद यूरोपीय भाषाओं में सबसे पुराना जो ग्रंथ है ऋग्वेद, इसमें इसके बार बार उल्लेख हमें मिलते हैं। और अवेस्ता जो है, अवेस्ता क्या है? तो अवेस्ता ईरानी भाषा का प्राचीनतम ग्रंथ है। आगे बोला जा रहा है इराक से हमें लगभग 1600 ईस्वी के कस्साइट अभिलेख तथा सीरिया से प्राप्त 1400 ईस्वी के मित्तन्नी अभिलेख में आर्य नामों का उल्लेख मिलता है। आई रिपीट अगेन, इराक से मिले 1600 ईस्वी के कस्साइट अभिलेख और सीरिया से कौन सा अभिलेख मिला है? मित्तन्नी अभिलेख। यहां से हमें आर्य नाम का उल्लेख मिलता है। इसको अच्छे से याद रखिएगा। साथ ही साथ बताया जा रहा है आर्यों की जो सफलता थी इसका मुख्य कारण क्या था? तो अश्वचालित रथ, कांसे के अच्छे उपकरण, कवच, जिनकी वजह से आर्यों को अपने दुश्मनों पर बढ़त मिली थी। इसे अच्छे से याद रखिएगा। आगे बताया जा रहा है आर्यों को दस्यु एवं दासों से संघर्ष करना पड़ा था। दस्यु यानी कि भारत के मूल निवासी और दास यानी कि आर्यों की पूर्व शाखा, और इनसे इन्होंने युद्ध किया था और फिर आगे चलकर इन्होंने अपने वर्चस्व को बढ़ाया। इसी के संबंध में आगे कुछ पॉइंट है आर्यों के मूल निवास के संबंध में। जैसे आर्यों का जो मूल निवास था ये क्या था, इसके बारे में बाल गंगाधर तिलक का मत है कि आर्कटिक प्रदेश में इनका था निवास स्थान। विलियम जोन्स ने कहा है कि ये यूरोप के रहने वाले थे। मैक्स मुलर ने कहा है कि ये मध्य एशिया में रहने वाले थे। स्वामी दयानंद ने कहा है कि ये तिब्बत में रहते थे। पी गाइड्स ने कहा है कि ये हंगरी यूरोप के रहने वाले थे।
नेहरिंग एवं गार्डन चाइल्ड ने कहा है कि ये दक्षिणी रूस के रहने वाले थे। डॉक्टर अविनाश चंद्र ने कहा है कि ये सप्त सैंधव क्षेत्र के रहने वाले थे। डॉक्टर संपूर्णानंद ने कहा है, और पंडित गंगानाथ झा का कहना है ब्रह्मर्षि देश था ये। अवनीश चंद्र और डॉक्टर संपूर्णानंद का मत है सप्त सैंधव क्षेत्र के संबंध में। DS त्रिवेदी ने कहा है देविका मुल्तान। डी कल ने कहा है कश्मीर हिमालय देश, और पेनका और हर्ट ने कहा है जर्मनी इनका निवास स्थान था। आगे इसके बाद नेक्स्ट पॉइंट जो बताया गया है, इसमें कहा गया है कि दास जो होते थे युद्ध में बंदी बनाए गए पुरुष व स्त्री भी होते थे, मुख्य रूप से आर्यों में। और यहां पर बोला गया वैदिक संस्कृति के बारे में। वैदिक संस्कृति के बारे में बताया गया है कि ये दो भागों में बटे हुए थे। पहला जो था ये हो जाता है ऋग्वैदिक काल, और दूसरा हो जाता है उत्तर वैदिक काल। ऋग्वैदिक काल 1500 से 1000 ईसा पूर्व का था, और उत्तर वैदिक काल 1000 से 600 ईसा पूर्व का था। आगे उसके बाद फिर नेक्स्ट पोर्शन बताया गया है। यहां पर कहा गया है ऋग्वेद में अपाया नदी, थानेश्वर, मरुद्वृद्ध नदी कश्मीर, मुंजवत पर्वत कश्मीर, यमुना तथा गंगा नदी की चर्चा है, और इसी के आधार पर भौगोलिक विस्तार का निर्धारण भी किया जाता था। इंपॉर्टेंट पॉइंट यहां हो जाता है कि ऋग्वेद में उत्तर भारत की कुल 42 नदियों का उल्लेख है, जो अफगानिस्तान से लेकर पूरब में यमुना नदी तक फैली हुई थी। ऋग्वेद में कुंभा काबुल, सुवस्तु स्वात, क्रुमु कुर्रम, गोमती गोमल, वितत्सा झेलम, अस्किनी चिनाब, पुरुषनी रावी, विपाशा व्यास, सतुद्री सतलज, सदानीरा गंडक, दृष्दती घग्घर, सुषामा शोहन एवं मरुद्वृद्ध मरुवर्मन नदियों का उल्लेख हमें मिलता है। तो कुंभा किसको बोलते थे? काबुल नदी को। सुवस्तु किसको बोलते थे? स्वात को। क्रुमु किसे बोलते थे? कुर्रम को। गोमती किसे बोलते थे? गोमल को। वितस्ता किसको बोलते थे? झेलम को। अस्किनी किसको बोलते थे? चिनाब को। पुरुषनी किसको बोलते थे? रावी को। विपाशा किसे बोलते थे? व्यास को। इनके बारे में हमें जानकारियां मिलती हैं। आगे इसके बाद हमें नेक्स्ट पोर्शन बताया गया है सिंधु नदी की ऋग्वेद में सर्वाधिक चर्चा की गई है। यह पॉइंट हो जाता है सिंधु नदी की ऋग्वेद में सर्वाधिक चर्चा की गई है, और सिंधु नदी को हिरण्यनी, सुवासा और उपार्वता भी कहा गया है। ऋग्वेद में सरस्वती को नदी तमा कहा गया है, और इसके प्रवाह क्षेत्र को देवकृत योनि कहा गया है। तो ऋग्वेद में सरस्वती नदी को क्या कहा गया है? नदी तमा, यानी कि पवित्र नदी, और इसके प्रवाह क्षेत्र को देवकृत योनि कहा गया है। साथ ही साथ बताया गया है कि यह राजस्थान के रेगिस्तान में अब विलीन हो चुकी है यह नदी, और इसकी जगह कौन सी नदी बहती है? तो घग्घर नदी बहती है। ऋग्वेद में याद रखिएगा गंगा की चर्चा एक बार मिलती है, और साथ ही साथ यमुना की चर्चा 3 बार की गई है। So I repeat again, ऋग्वेद में गंगा की चर्चा कितनी बार की गई है? 1 बार। और यमुना की चर्चा कितनी बार की गई है? 3 बार की गई है। ऋग्वेद में चारों समुद्रों के बारे में बताया गया है, जो जलराशि का घोतक है, और मरुस्थल के लिए धन्व शब्द का प्रयोग किया गया है। आई रिपीट अगेन, ऋग्वेद में मरुस्थल के लिए किस शब्द का प्रयोग किया गया है? धन्व स्थल का। साथ ही साथ बोला जा रहा है कि ऋग्वेद में हिमालय पर्वत एवं इसकी चोटी मुंजवत का उल्लेख मिलता है। ऋग्वेद में किसका उल्लेख मिलता है? हिमालय पर्वत का, और इसकी चोटी जो है मुंजवत पर्वत, इसका उल्लेख मिलता है, जो सोम के लिए प्रसिद्ध था। यह किसके लिए प्रसिद्ध था? तो याद रखिएगा सोम के लिए यह प्रसिद्ध था, मुंजवत पर्वत। राजनीति के संबंध में बताया गया है कि ऋग्वैदिक राजनीतिक व्यवस्था सरल तथा कबीलाई संरचना पर आधारित थी। ऋग्वैदिक व्यवस्था जो ये किस पर आधारित थी? सरल और कबीलाई संरचना पर। और इस काल में राज्य निर्माण के महत्वपूर्ण घटक हमें दिखाई देते हैं। यह एक जनजातीय सैन्य लोकतंत्र था, जो अधिशेष उत्पादन प्राप्त करने का प्राथमिक स्वरूप भी था। इसकी शक्ति का स्रोत क्या था? तो याद रखिएगा कबीलाई परिषद थी, और साथ ही साथ युद्ध का सफल नेतृत्व जो करता था, प्रशासन तंत्र कबीले के प्रधान के हाथों में होता था, और इसे राजा या राजन कहा जाता था। ऋग्वैदिक काल में राजा को क्या कहा गया है? यहाँ पे पॉइंट बन जाता है क्वेश्चन। ऋग्वैदिक काल में राजा को जनस्य, गोपा, पुरभेता, विष्पति, गणपति, गोपति कहा जाता था। कबीले की आम सभा जो समिति कहलाती थी, अपने राजा को चुनती थी। तो कबीले की आम सभा किसको चुनती थी? अपने राजा को। और युद्ध में नेतृत्व तथा कबीलों की ओर से देवताओं की प्रार्थना करता था।
आगे इससे रिलेटेड पॉइंट में बताया गया है, ऋग्वेद में सभा, समिति और विदथ जैसे तथा गण जैसी संस्थाओं का उल्लेख मिलता है। ये एक इंपॉर्टेंट पॉइंट है। ऋग्वेद में याद रखिएगा किसका उल्लेख मिलता है? सभा का, उसके बाद याद रखिएगा समिति का, और समिति के बाद आपको मिलता है विदथ का, और उसके बाद गण जैसी संस्थाओं का उल्लेख मिलता है। इसमें प्रजा के हितों, सैनिक अभियानों और धार्मिक अनुष्ठानों के बारे में विचार विमर्श भी किया जाता था। साथ ही साथ बताया गया है सभा वृद्ध एवं अभिजात लोगों की संस्था थी। आई रिपीट अगेन, सभा क्या थी? सभा वृद्ध एवं अभिजात लोगों की संस्था थी, और सभा में भागीदारी करने वाले को सभेय कहा जाता था। आई रिपीट अगेन, सभा में भागीदारी करने वाले को क्या कहा जाता था? सभेय कहा जाता था। और साथ ही साथ कहा जा रहा है कि इन्हें सुजान कहा जाता था। इन्हें सुजान कहा जाता था, और जिन्हें कुछ न्यायिक अधिकार भी प्राप्त थे। इनको न्याय से संबंधित अधिकार भी प्रदान किए गए थे। इसी के साथ आगे बताया जा रहा है समिति जनसाधारण की महत्वपूर्ण संस्था थी। समिति क्या थी? समिति जनसाधारण की महत्वपूर्ण संस्था थी। इसमें स्त्रियां भाग नहीं ले सकती थी। समिति प्रमुख की ईशान कहा जाता। समिति का जो प्रमुख होता था उसको क्या कहते थे? उसे ईशान कहते थे। और राजा के चुनाव में उसकी सर्वाधिक महत्वपूर्ण भूमिका होती थी। आई रिपीट अगेन, राजा के चुनाव में क्या होता था? तो राजा के चुनाव में उसकी सबसे महत्वपूर्ण भूमिका होती थी। विदथ जो है यह आर्यों की प्राचीनतम संस्था थी। आई रिपीट अगेन, विदथ क्या था? विदथ आर्यों की प्राचीनतम संस्था थी, और विदथ में लूटी गई वस्तुओं का वितरण होता था। अथर्ववेद में याद रखिएगा सभा एवं समिति को क्या कहा गया है? प्रजापति की दो पुत्रियां कहा गया है। तो यहाँ पे आपका पॉइंट हो जाता है, अथर्ववेद में क्या कहा गया है? तो अथर्ववेद में सभा एवं समिति को प्रजापति की दो पुत्रियां कहा गया है। ये क्वेश्चन एक यहाँ पे बन जाता है आपका। और सभा को नरिष्ठा कहा गया है, और समिति के अध्यक्ष को ईशान कहा गया है। यहाँ पे याद रखिएगा, दो क्वेश्चन यहाँ पर भी हो गए। सभा, अथर्ववेद में सभा को नरिष्ठा एवं समिति के अध्यक्ष को ईशान कहा गया है। साथ ही साथ स्त्रियों के बारे में बोला जा रहा है कि ये सभा एवं विदथ में भाग लेती थी। प्रारंभ में परिषद एक जनजातीय सैन्य सभा नहीं होगी। अंशतः यह पितृसत्तात्मक तथा मातृसत्तात्मक स्वरूप की थी। उत्तर वैदिक काल में इसका स्वरूप जो था यह बदल चुका था। साथ ही साथ बोला जा रहा है राजा कोई भी निर्णय कबायली संगठनों की सलाह से लेता था। मतलब राजा के पास ऐसा नहीं था कि वो अपनी मर्जी से सब कुछ चलाए, उसको संगठन से सलाह लेनी पड़ती थी। पुरोहित, सेनानी, वाज्रपति, कुलप, ग्रामीणी, पुरप, स्पष्ट तथा दूत जो होते थे वो इसके प्रमुख सहयोगी होते थे। स्पष्ट में आप देख सकते हैं गुप्तचर को स्पष्ट कहा जाता था, इसको याद रखिएगा। आगे बोला जा रहा है भागदूत राजा के अनुयायियों के मध्य बलि का बंटवारा करता था। भागदूत जो होता था वो कौन होता था? तो राजा के अनुयायियों के मध्य यह बलि का बंटवारा करता था। लूट जो या भेंट जो होता है उसका बंटवारा करता था। आगे बताया जा रहा है सामाजिक स्थिति के बारे में। ऋग्वैदिक सामाजिक संगठन का आधार क्या था? तो गोत्र था या जन्म मूलक संबंध था। व्यक्ति की पहचान उसके कुल या गोत्र से होती थी। व्यक्ति की पहचान कैसे की जाती थी? तो याद रखिएगा व्यक्ति की जो पहचान है वो की जाती थी उसके कुल या गोत्र से, और लोगों की सबसे अधिक आस्था अपने अपने कबीले के प्रति रहती थी, जिसे जन कहा जाता था। क्या कहते थे? जन। समाज जो है यह समता मूलक था। प्रारंभ में आर्य अविभाजित थे तथा विश्व नामक कबीले के साथ ये संबंधित थे। ऋग्वैदिक काल में समाज जो था ये तीन भागों में बटा हुआ था, पुरोहित, राजन्य तथा सामान्य लोग। और प्रारंभ में वर्ण शब्द जो है यह रंग के बारे में बताता है, और आर्य मूल निवासियों को पृथक दर्शाने के लिए इस शब्द का प्रयोग करते थे। ऋग्वैदिक काल के उत्तरार्ध में हमें वर्ण शब्द कर्म का भी घोतक हो गया था। मतलब ऋग्वैदिक काल के शुरुआत में वर्ण शब्द जो है ये किसका घोतक हो गया था? कर्म का घोतक हो गया था। मतलब कर्म को यह बताता था। ऋग्वेद में आर्य, वर्ण एवं दास का उल्लेख मिलता है, और सर्वप्रथम ऋग्वेद के 10वें मंडल में वर्णित पुरुष सूक्त में 4 वर्णों की उत्पत्ति के बारे में बताया गया। इसको अच्छे से याद रखिएगा। क्या कहा गया है? तो ऋग्वेद के 10वें मंडल में, आई रिपीट अगेन, ऋग्वेद के कौन से मंडल? 10वें मंडल में वर्णित पुरुष सूक्त में 4 वर्णों की उत्पत्ति के बारे में बताया गया है, जिसमें आपका ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, शूद्र की उत्पत्ति मुंह, हाथ, उसके बाद फिर आपका थाई और साथ ही साथ पैर से होती है, इसके बारे में बताया गया है।
आगे उसके बाद महिलाओं की स्थिति के बारे में बोला गया है कि इस काल में महिलाओं की दशा जो थी ऋग्वैदिक काल में वो अच्छी रहती है। इसमें हमें कुछ महिलाओं के बारे में पता भी चलता है जिनका नाम आपको दिखता है, अपाला, घोषा, लोपमुद्रा, विश्ववारा, सिक्ता। इन सभी को वैदिक ऋचाओं को लिखने का श्रेय भी दिया जाता है, इसको याद रखिएगा। साथ ही साथ बोला जा रहा है कि विदुषी कन्याओं को ऋषि उपाधियों से विभूषित किया गया था। किससे विभूषित किया गया था? ऋषि उपाधियों से। आजीवन धर्म तथा दर्शन की अध्येता महिलाओं को ब्रह्मवादिनी कहा जाता था। जिंदगी भर जो धर्म और दर्शन का अध्ययन करती थी वैसी महिलाएं ब्रह्मवादिनी कहलाती थी। और ऋग्वेद में पत्नी ही गृह है कहकर उसके महत्व को स्वीकार किया गया है। तो उसको क्या कहा गया है? जायदस्तम, जायदस्तम कहा गया है। किसको? तो पत्नी ही गृह है। आई रिपीट अगेन, यहां पर देख सकते हैं आप, पत्नी ही गृह है। ये आपका जो पॉइंट है, पत्नी ही गृह है, ये आपका जायदस्तम कहकर विमेन के इंपॉर्टेंस को बताया गया है। आगे आ जाते हैं यहां पर हमारे पॉइंट पर, स्त्रियों को कुछ हद तक राजनीतिक अधिकार भी प्राप्त थे, इसके बारे में हमें पता चलता है। साथ ही साथ बाल विवाह, तलाक, सती प्रथा, पर्दा प्रथा, ऐसी चीजें ऐसी ये मौजूद नहीं थी, इसके बारे में भी हमें जानकारियां मिलती है। साथ ही साथ आपका विवाह एवं नियोग प्रथा का प्रचलन था, ये हमें देखने को मिलता है, विधवा विवाह आई मीन। और जीवन भर अविवाहित रहने वाली लड़कियों को अमाजू कहा जाता था। जीवन भर अविवाहित रहने वाली लड़कियों को क्या कहते थे? अमाजू कहते थे। क्वेश्चन यहां से भी बन जाता है, अमाजू कौन थी? तो जो जीवन भर अविवाहित रहती थी वो अमाजू कहलाती थी। आगे इसके बाद फिर नेक्स्ट पोर्शन आता है, ऋग्वेद के प्रमुख शब्द में कहा गया है, ऋग्वेद में शब्द और ऋग्वेद में उच्चारण संख्या। तो ऋग्वेद में इंद्र जो है, इंद्र के बारे में बोला जा रहा है कि इसका उच्चारण कितना है? 250 बार हुआ है। अग्नि का उच्चारण कितने बार हुआ है? 200 बार हुआ है। इसके बाद फिर बताया गया है वरुण का उच्चारण 30 बार हुआ है, जन का 275 बार, विष का 171 बार, माता का 234 बार, वर्ण का 23 बार, सभा का 8 बार, समिति का 9 बार, विदथ का 122 बार, सोम का 144 बार, गण का 46 बार, विष्णु का 100 बार और राष्ट्र का 10 बार उल्लेख किया गया है। याद रखिएगा, यहां पर क्वेश्चन आपका बनता है कि राष्ट्र का शब्द कितने बार उल्लेख किया गया है? 10 बार ऋग्वेद में, सभा का 8 बार, समिति का 9 बार, विदथ का 122 बार। इन सभी को अच्छी तरह से एकदम दिमाग में बैठा लीजिएगा, क्वेश्चन स्टैटिक के यहां से बहुत इंपॉर्टेंट बनते हैं। आगे उसके बाद है आर्थिक स्थिति के बारे में। तो जो ऋग्वेद में आप देखते हैं कि वहां पे आर्यों की संस्कृति मूलतः किस प्रकार की थी? तो ग्रामीण थी। और साथ ही साथ कबायली संरचना अनुकूल पशुचारण मुख्य पेशा इनका क्या था? कृषि गौण पेशा था। इनकी अधिकांश लड़ाइयां जो होती थी वो गायों को लेकर ही होती थी, क्योंकि गाय ही इनके लिए सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण होती थी। और गाय जो है यह उत्तम धन मानी जाती थी। और युद्ध में, ऋग्वेद में युद्ध का पर्याय जो होता था वो गविष्टि होता था, यानी ज्यादा से ज्यादा गाय प्राप्त की जा सके, यही उनका उद्देश्य होता था। युद्ध के लिए गवेषणा, गेसु, गव्य और गम्य शब्द प्रचलित थे। युद्ध के लिए क्या प्रचलित था? तो याद रखिएगा, गवेषण, गेसु, गव्य और गम्य शब्द प्रचलित थे। साथ ही साथ बताया गया है धनी व्यक्ति को गोमत कहा जाता था। आई रिपीट अगेन, अमीर व्यक्ति क्या कहलाता था? गोमत कहलाता था। और राजा को गोपति कहा जाता था। राजा को क्या कहते थे? गोपति कहते थे। और समय की माप के लिए गोधुली तथा दूरी की माप के लिए गवयतु शब्द का प्रयोग किया जाता था। समय की माप के लिए गोधुली और दूरी की माप के लिए गवयतु शब्द का प्रयोग किया जाता था। इसको अच्छे से याद रखिएगा। आगे बताया जा रहा है गो शब्द का प्रयोग ऋग्वेद में 176 बार आया है। पॉइंट हो जाता है आपका, क्या है यहाँ पर? गो शब्द का प्रयोग ऋग्वेद में 176 बार आया है। और पुरोहित को गाय और दासियां ही दक्षिणा के रूप में दी जाती थी। तो पुरोहित को दक्षिणा के रूप में क्या दिया जाता था? गाय और दासियां प्रदान की जाती थी। ऋग्वेद के लोग गाय चराने, खेती करने, इन सभी के लिए जमीन पर कब्जा करते थे। निजी संपत्ति इनकी नहीं होती थी भूमि। ये एक इंपॉर्टेंट पॉइंट है। युद्ध होता था, गायों के लिए होता था। निजी संपत्ति उनकी जो होती थी ये नहीं होती थी भूमि। और फिर उसके बाद ऋग्वेद में बढ़ई, रथकार, बुनकर, चर्मकार, कुम्हार, इन शिल्पियों का उल्लेख मिलता है।
साथ ही साथ बोला जाए आर्य मुख्यतः 3 धातुओं का प्रयोग करते थे। कौन से 3 धातु हैं? सोना, तांबा और कांसा का प्रयोग करते थे। और तांबा या कांसे के अर्थ में अयस शब्द का प्रयोग किया जाता था। किसका प्रयोग किया जाता था? अयस शब्द का। आगे बोला जा रहा है ऋग्वेद में कपास का हमें कोई उल्लेख नहीं मिलता है। यहाँ पे एक पॉइंट याद रखिएगा, ये बन जाता है, ऋग्वेद में कपास का हमें उल्लेख नहीं मिलता है। और ऋग्वैदिक काल में वाणिज्य व्यापार की भूमिका जो थी वो सीमित थी, लिमिटेड था। व्यापारियों के रूप में पनी की चर्चा मिलती है। किसकी चर्चा मिलती है? पनी की, जो गैर आर्य समूह से संबंधित थे। और सीमित व्यापार का आधार विनिमय प्रणाली थी। इस काल में ऋण देकर ब्याज लेने वाले को बेकनाट कहा जाता था। क्या कहा जाता था? बेकनाट, यानी कि सूदखोर। और बोला जा रहा है कि व्यापार जल एवं स्थल दोनों रास्तों से होता था। कहां कहां से होता था? जल और स्थल दोनों से। ऋग्वेद में 100 पतवारों वाली नौका से यात्रा करने का विवरण मिलता है। कितने पतवारों वाली नौका से? तो ऋग्वेद में 100 पतवारों वाली नौका से यात्रा करने का विवरण मिलता है। मुद्रा के रूप में निष्क और शतमान की चर्चा मिलती है। याद रखिएगा, करेंसी के रूप में किसका यूज होता था? तो निष्क और शतमान, इन दोनों का यूज होता था। अच्छे से याद रखिएगा। साथ ही साथ यहां बताया गया है कि ये नियमित सिक्के नहीं थे, मतलब हमेशा प्रयोग में नहीं लिए जाते थे। ऋग्वेद में पुर की चर्चा भी हमें मिलती है, मतलब ऋग्वेद में हमें पुर के बारे में भी जानकारियां मिलती है। और बोला जा रहा है कि नगर के बारे में हमें जानकारियां नहीं मिलती है। मतलब पुर तो लिखा हुआ मिलता है, अंतःपुर हो गया, हस्तिनापुर हो गया, ऐसे करके आपको पुर वर्ड मिल जाते हैं, लेकिन नगर नहीं मिलते हैं। साथ ही साथ राजा जो है वो स्वयं को, राजा को उसका अंश स्वेच्छा से देती थी। मतलब प्रजा जो है, प्रजा राजा को अपनी इच्छा से कर या बाकी चीजें दिया करती थी, जिसे वो बलि करती थी। बलि यानी कि चढ़ावा कहती थी। और युद्ध में और लूट में प्राप्त वस्तुएं जो होती थी उसमें वैदिक सभा या विदथ में यह बांट दिया जाता था। साथ ही साथ तक्षण यानी कि बढ़ई की सामाजिक प्रतिष्ठा इस समय बहुत बढ़ गई थी, क्योंकि रथों का निर्माण आरंभ हो गया था। रथ जो होते थे उसमें लकड़ियों का प्रयोग होता था, तो इसी वजह से बढ़ई की भूमिका इस काल में, ऋग्वैदिक काल में बढ़ गई थी समाज में। आगे बोला जा रहा है प्रकृति के रूप में, प्रकृति के प्रतिनिधि के रूप में आर्यों के 33 देवता थे, जिनको 3 श्रेणियों में बांटा गया था। इससे रिलेटेड क्वेश्चन भी आ जाते हैं, आए हुए भी हैं। तो आकाश के देवता, अंतरिक्ष के देवता और साथ ही साथ पृथ्वी के देवता। आकाश के देवता में हमें जानकारियां किनकी मिलती है? तो आकाश के देवता में मिलता है सूर्य, घोष, वरुण, मित्र, पूषण, विष्णु, सविता, आदित्य, उषा, अश्विन। अंतरिक्ष के देवता हैं इंद्र, रुद्र, मरुत, वायु, परजन्य, आप, मात, ऋष्वन आदि। और पृथ्वी के जो देवता हैं इसमें हमें जानकारियां मिलती है अग्नि, सोम, पृथ्वी, बृहस्पति, सरस्वती आदि। इन सभी के बारे में हमें जानकारियां मिलती है। आगे उसके बाद बोला जा रहा है ऋग्वेद में आंधी तूफान और बाकी जो है उन सभी के भी देवता थे। तो ऋग्वेद में मरुत जो है ये आंधी तूफान के देवता माने जाते थे। रिपीट अगेन, मरुत जो है ये क्या थे? आंधी तूफान के देवता। सरस्वती नदी देवी थी, बाद में विद्या की देवी बनी। पूषण पशुओं के देवता थे। अरण्यानी जंगल की देवी थी। यम मृत्यु के देवता थे। मित्र शपथ एवं प्रतिज्ञा के देवता थे। अश्विनी चिकित्सा के देवता थे। सूर्य जीवन देने वाला था, यानी कि भुवन चक्षु भी से बोलते थे, ये क्वेश्चन भी आपका बनता है। तवष्टा क्या था? धातुओं के देवता थे। आर्स क्या था? विवाह और संधि के देवता। विवस्वान देवताओं के जनक थे। और सोम को वनस्पति का देवता बोला जाता है। और इसी में आपको सोम रस भी पढ़ने को मिलता है। सोम रस यानी कि एक तरह का पेय पदार्थ जिसको लोग पिया करते थे। और इस तरह से जो हमारा पोर्शन है ऋग्वैदिक काल का और उसके संबंधित देवताओं के बारे में, ये पोर्शन यहां पर होता है आज का हमारा पूरा, जिसमें मैंने आपको बताया ऋग्वेद से संबंधित देवताओं के बारे में, उस समय की सामाजिक, आर्थिक और अन्य परिस्थितियों के बारे में, और साथ ही साथ ऋग्वेद में किस तरह के शब्दों का प्रयोग किया गया है, उनका उल्लेख कहां कहां आता है, इन सभी के बारे में मैंने आपको पर्याप्त जानकारियां उपलब्ध कराई। साथ ही साथ मैंने नदियों के नाम, उनके पुराने नाम के बारे में भी बताया। तो दोस्तों आपका काम है, जो आज मैंने आपको लेक्चर दिए, नोट्स आपको दिए, इसको आप नोट डाउन करें। एग्जाम में डिटेलिंग जो पूछी जाती है इसका ये एक एक्स्ट्रा लेवल है, इससे ज़्यादा डीप आने के चांसेस बहुत कम हैं। तो आपके एग्जाम की एक्यूरेसी और एग्जाम के पैटर्न को ध्यान में रखते हुए ही मैंने आपको क्वेश्चन दिए हैं। अब क्वेश्चन और मैंने आपको लेक्चर भी दिए हैं। अब आपका काम है आप इसको अच्छी तरह से सीखें, समझें, लिखें
पढ़ें और दोहराएं और परीक्षा में बेहतर से बेहतर ढंग से अपना परफॉर्मेंस दें। तो इसी के साथ मैं दिग्विजय सर द प्रयास इंडिया की तरफ से आप सभी से कुछ क्षणों या यूं कहूं कि कुछ समय के लिए अलविदा कहना चाहूँगा। अगली मुलाकात होगी आपसे एक नए टॉपिक के साथ, एक नए जोश के साथ, और हम लोग उसके बाद शुरू करेंगे एक बिल्कुल नया टॉपिक। तो आज के लिए मैं आप सभी से इजाज़त चाहूँगा। जय हिंद, जय भारत, जोहार झारखंड।